सेंटर स्टेट रिलेशंस, केंद्र राज्य संबंध। भारत का संविधान अपने स्वरूप में संघीय है, यानी भारत का संविधान भारत में संघात्मक शासन प्रणाली की स्थापना करता है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों के संबंधों का निर्धारण किया गया है। हालांकि संपूर्ण भारत के लिए एक ही संविधान का निर्माण किया गया है, जिसे एक संविधान सभा ने बनाने का कार्य किया। अमेरिका में भी संघात्मक शासन प्रणाली है, लेकिन अमेरिका के सभी राज्यों के अपने अलग संविधान है। एक संपूर्ण अमेरिका का संविधान है और सभी राज्यों के अपने अलग संविधान है। लेकिन भारत में अनुच्छेद 370 के अनुसार सिर्फ जम्मू कश्मीर राज्य को अपना अलग संविधान बना रखने का अधिकार दिया गया था। वो भी एक टेम्परेरी और ट्रांजिशनल पीरियड के लिए दिया गया था, और जिसे अब इस आर्टिकल 370 को भारत के संविधान में अमेंडमेंट करके उसको अब समाप्त कर दिया गया है, संशोधित कर दिया गया है। उसके बाद जो भारत का जो संविधान है, वो भारत सरकार और राज्य सरकारें दोनों ही अपनी शक्तियाँ, अपने अधिकार भारत के संविधान से प्राप्त करते हैं। हालांकि भारत का जो संविधान है एक संघात्मक राज्य की स्थापना करता है, लेकिन कुछ विशिष्ट प्रोविजंस हैं। विशेष परिस्थितियों में जो भारत का जो संघात्मक ढांचा एक तरह से लगभग एकात्मक ढांचे में बदल जाता है। अगर देश के सामने कोई विशेष संकट है, युद्ध या बाहरी आक्रमण से या सशस्त्र विद्रोह से, तो उस तरह की अगर परिस्थितियों को विशेष परिस्थितियों को छोड़ दें तो भारत एक संघात्मक राज्य की स्थापना करता है। संविधान सर्वोच्च है। संघ की सरकार अपना जो अधिकार क्षेत्र और शक्तियां भारत के संविधान से प्राप्त करती हैं, उसी प्रकार राज्यों की जो सरकारें हैं वो भी अपने अधिकार और शक्तियां हैं जो भारत का संविधान है उससे प्राप्त करती हैं। प्रमुख रूप से जो भारत का संविधान केंद्र और राज्यों का जो संबंध निर्धारित 3 वर्गों में किए जा सकते हैं। केंद्र और राज्य के विधायी संबंध, कार्यपालक यानी एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, और वित्तीय संबंध और न्यायिक संबंध। तो विधायी कार्य केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच, कार्यपालिका के क्षेत्र में, वित्तीय क्षेत्र में, तीनों ही वर्गों में संघात्मक शासन प्रणाली की स्थापना की गई है, यानी शक्तियों का बंटवारा किया गया है। केंद्र सरकार का केंद्रीय संसद का विधायी निर्माण के क्षेत्र में अपना फील्ड है, राज्य सरकार का अपना क्षेत्र है। उसी प्रकार दोहरी शासन प्रणाली की स्थापना की गई है। केंद्रीय कार्यपालिका है, राज्य स्तर पर राज्य की कार्यपालिका है। उसी प्रकार बहुत सारे मामलों में जो रिवेन्यू है, सोर्स ऑफ इनकम है, भारत सरकार के हैं, राज्य सरकारों के अपने सोर्स ऑफ इनकम है। बहुत से रिसोर्सेज हैं जो संघ की सरकार टैक्सेज लगाती है, राज्य सरकार कलेक्शन करती है। बहुत सारे जो टैक्सेज हैं केंद्र सरकार लगाती है, और दोनों के बीच में बंटवारा किया जाता है। यानी जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संबंधों का स्पष्ट रूप से निर्धारण किया गया है। लेकिन न्यायिक क्षेत्र में हमारी जो संविधान है एकल न्यायपालिका का गठन करता है। अमेरिका की तरह से दोहरी न्यायपालिका नहीं है कि संघीय कानूनों को लागू करने के लिए, संघीय कानूनों के आधार पर न्याय करने के लिए अलग न्यायपालिका, राज्य के कानूनों के लिए अलग न्यायपालिका, ऐसा कोई प्रोविजन भारत के संविधान में नहीं किया गया है। एकल और संगठित न्यायपालिका, जिसमें सबसे सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय है। यानी न्यायिक क्षेत्र में संघ और राज्य संबंधों के बीच में विभाजन नहीं किया गया है। उसमें एक उपविषय विशेष रूप से शामिल कर दिया गया है। न केवल केंद्र सरकार बल्कि सभी राज्य सरकारें जो संघीय न्यायिक जो क्षेत्र है, न्यायपालिका के है, जो साख की गारंटी देंगी। यानी अगर किसी राज्य के संबंध में कोई न्यायिक निर्णय किया गया है, कोई कार्यपालिक आदेश जारी किया गया है, तो उसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो संपूर्ण अगर कोई आदेश जारी किया गया है तो संपूर्ण न्यायिक क्षेत्र में वो लागू किया जाएगा। यानी विश्वास के साथ साथ सभी राज्य एक दूसरे के कानूनों का सम्मान देंगे, उसको मान्यता देंगे। लेकिन न्यायिक क्षेत्र में एकल और संगठित न्यायपालिका का गठन किया गया है। तो सबसे पहले संघ और राज्यों के बीच में लेजिस्लेटिव रिलेशंस, संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध, इनका जो प्रमुख रूप से जो वर्णन किया गया है विधायी संबंधों का, भारत के संविधान के भाग 11, भाग 11 और आर्टिकल 245 से 255, अनुच्छेद 245 से 255 तक केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के विधायी संबंधों का वर्णन किया गया है। तो इसमें आगे जो वर्गीकरण किया जाता है प्रमुख रूप से केंद्र राज्य विधान का क्षेत्रीय विस्तार, कि भी किस सीमा तक, किस जो भौगोलिक क्षेत्र होगा जिसमें केंद्रीय कानून लागू होंगे, और किस सीमा तक किस भौगोलिक क्षेत्र में राज्यों के कानून, राज्यों के विधान मंडल के द्वारा पास किए गए कानून लागू होंगे, उनका क्षेत्रीय निर्धारण क्या रहेगा। टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट का और क्षेत्रीय सरकारों का क्षेत्रीय विधायन। तो इसमें सबसे पहले है भारत की संसद। भारत की संसद के द्वारा जो पास किए गए कानून है, उसके लिए जो संपूर्ण भारतवर्ष की जो भूमि है उसके ऊपर कानून बनाने का और कानूनों को लागू करने का अधिकार भारतीय संसद के पास है। यानी भारत की संसद जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, वो संपूर्ण भारत के लिए
कानूनों का निर्माण, विधि का निर्माण कर सकती है। राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल का जो कानून निर्माण का क्षेत्र है, विधि निर्माण का जो क्षेत्रीय निर्धारण है, वह उस राज्य की सीमा है। राज्य का विधानमंडल अपने राज्य की सीमा के निवासियों के ऊपर लागू होने के लिए कोई भी कानून पास कर सकती है। यानी राज्य के विधानमंडल का जो कार्य क्षेत्र है वो उस राज्य का भौगोलिक क्षेत्र है। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन, भारत की जो संसद है उसको न केवल संपूर्ण भारत के सभी राज्यों के यूनियन टेरिटरी का क्षेत्र जिसमें शामिल है, या ऐसे क्षेत्र जो आगे भविष्य में भारतीय राज्य के क्षेत्र में शामिल किए जाते हैं, उनके ऊपर विधायन करने का अधिकार है। इसके साथ साथ जो भारत के निवासी हैं, अगर विदेशों में हैं या इस तरह के एक्स्ट्रा जो सब्जेक्ट्स हैं और उनकी प्रॉपर्टी है, उससे रिलेटेड अगर कोई कानून बनाने की आवश्यकता पड़ती है तो उसके ऊपर भी कानून बनाने का अधिकार भारत की संसद के पास है। लेकिन इसके ऊपर कुछ लिमिटेशंस हैं कि भारत का राष्ट्रपति, जो हमारे 4 यूनियन टेरिटरीज हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, इनके लिए विधायन बनाने का उसको अधिकार है। वो न केवल किसी संसद के पास किए हुए इस क्षेत्रों के लिए संसद के पास किए हुए अधिनियम को निरसित कर सकता है, बल्कि संसद के पास किए हुए अधिनियमों को, कानूनों को विशेष संशोधन के साथ लागू कर सकता है, या अपनी ओर से विधायी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इन क्षेत्रों के लिए विधायन का कार्य कर सकता है। उसी प्रकार कई राज्यों के राज्यपाल सूचीबद्ध अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के लिए भारत की संसद के द्वारा पास किए गए किसी अधिनियम को उस क्षेत्र में लागू ना करें, विशेष संशोधन के साथ लागू करें, या अपनी ओर से भी उन क्षेत्रों के लिए विशिष्ट अधिनियम जो उन जनजातीय समाज के हितों के लिए और उनकी ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग है, उनके अनुसार बना सकता है और उनके अनुसार उनमें अमेंड कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है। असम के राज्यपाल को यह अधिकार है कि असम का जो जनजातीय क्षेत्र है उनके लिए वो विशिष्ट विधि का निर्माण कर सकता है जो जनजातीय परंपरा और ट्रेडिशन के अनुसार है, और भारत की संसद के द्वारा पास किए गए अधिनियम में संशोधित कर सकता है। उस क्षेत्र को में लागू होने से उसको रोक सकता है, उस क्षेत्र को विशेष संशोधन के साथ लागू भी उस क्षेत्र में कर सकता है। उसी प्रकार भारत के राष्ट्रपति के पास ये विशिष्ट अधिकार है कि मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों में कि उनकी अपनी ट्रेडिशन के अनुसार भारत की संसद के अंदर पास किए गए अधिनियम में संशोधित और निरसन कर सकता है। तो ये कुछ 5 लिमिटेशंस हैं जो भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट आगे है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स। न केवल केंद्र और राज्यों के संबंधों के बारे में क्षेत्रीय विधायन का निर्धारण किया गया है कि भारतीय संसद किस क्षेत्र में के जो कानून है किस क्षेत्र में लागू होंगे और राज्यों के की जो विधायन की सीमा क्या रहेगी। इसके साथ साथ विषयवार भी बंटवारा किया गया है, सब्जेक्ट के अनुसार बंटवारा किया गया है। इसके लिए 3 लिस्ट्स बनाई गई हैं, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, यानी केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जो केंद्रीय सूची है भारत के संविधान के भाग 7 में 3 शेड्यूल्स दी हुई हैं, 3 सूचियां दी हुई हैं। जो केंद्रीय सूची है उसमें मूल रूप से जो भारत का संविधान बनाया गया था उसमें 97 विषय थे, अब उनमें संशोधित करके उनमें अब 100 विषय हैं। इनके ऊपर विधायन करने का कार्य भारत की संसद के पास है, यानी केंद्रीय सूची के ऊपर जो एक्सक्लूसिव अधिकार है वो भारत की संसद के पास है। कोई राज्य सरकार केंद्रीय सूची के विषय के ऊपर विधायन का कार्य नहीं कर सकती। नंबर 2 राज्य सूची, जिसमें मूल संविधान में 66 विषय थे, अब उसमें संशोधित करके 61 विषय हैं। इनके ऊपर जो विधायन करने का अधिकार है वो राज्य की विधान मंडलों के पास है। इसमें प्रमुख जो विषय हैं पुलिस है, कृषि है, जेल है, स्वास्थ्य है, इन क्षेत्रों में ये जो विषय हैं वो राज्य सूची के विषय हैं और इनके ऊपर विधायन करने का अधिकार राज्य के विधानमंडल के पास है। जो केंद्रीय सूची है उसमें प्रमुख रूप से विदेशी मामले, रक्षा मामले, जो संचार के साधन है, जनसंचार है आदि प्रमुख रूप से शामिल हैं। और जो तीसरी जो सूची है उसमें 47 विषय थे मूल रूप से संविधान में, अब इनकी संख्या बढ़कर 52 हो गई है। और इसमें शिक्षा है, वन है, नाप और तौल है। इनके ऊपर केंद्रीय विधानमंडल के साथ साथ केंद्रीय संसद के साथ साथ राज्य का जो विधानमंडल है वो भी कानून बना सकता है। लेकिन अगर विधायन के क्षेत्र में मतभेद है तो राज्य के विधानमंडल के द्वारा पास किया गया कानून उस सीमा तक रद्द माना जाएगा जिस सीमा तक वो केंद्रीय कानून का विरोध करता है। यानी इस क्षेत्र विधायन के मामले में जो सर्वोच्चता है वो भारत की संसद के पास है। अगर राज्य का विधानमंडल उस विषय के ऊपर कोई कानून पास करता है और उसके मतभेद हो जाते हैं संघीय विधायन के साथ, तो राज्य का जो विधायन है उस सीमा तक रद्द मान लिया जाएगा। रेजिड्यूरी पावर्स, इन तीनों सूचियों के अतिरिक्त अगर
कोई विषय बाकी रह गया है या भविष्य में इस तरह का कोई विशेष विषय बनता है, जैसे आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के विषय के ऊपर भारतीय संसद ने कानून पास किया, तो वो उन सभी के ऊपर जो अधिकार होगा भारत की संसद के पास होगा। संसद को उनके ऊपर विधायन करने का अधिकार होगा। भारत में कनाडा की तरह से जो सूचियों का जो निर्माण किया गया है वो डबल किया गया है, दोहरा किया गया है, यानी न केवल केंद्रीय सरकार के कार्यों को निश्चित किया गया है, उसके साथ साथ राज्य सरकारों के कार्यों को भी, सब्जेक्ट्स को भी निश्चित कर दिया गया है। अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में एकल विधायन की व्यवस्था की गई है संविधान के द्वारा। जो सब्जेक्ट्स हैं संविधान के द्वारा ये निश्चित कर दिया गया कि केंद्र की जो सरकार है वो इन विषयों पर काम करेगी और बाकी जो सभी जो बचे हुए विषय हैं, जो रेजिडुअल सब्जेक्ट्स हैं, बाकी सभी उनके ऊपर राज्य सरकारों का अधिकार होगा। लेकिन कनाडा में और इंडिया में न केवल केंद्र सरकार के कार्यों को स्पष्ट किया गया है, सब्जेक्ट्स को स्पष्ट किया गया है, बल्कि राज्य सरकारों को भी सब्जेक्ट्स और कार्यों को स्पष्ट किया गया है। इसके साथ साथ एक तीसरी सूची और बनाई गई जिसके ऊपर दोनों को ही अधिकार है प्राप्त है, और ये भी निश्चित किया गया कि दोनों पर मतभेद होने पर किसका कानून लागू होगा। ये सारा का सारे प्रोविजन भारत के संविधान में किए गए हैं। लेकिन ऐसी विशिष्ट परिस्थितियां हैं, खास करके 5 असाधारण परिस्थितियां हैं कि भारत की संसद को न केवल संघीय सूची के विषयों के ऊपर विधायन करने का अधिकार है, उसको न केवल समवर्ती सूची के विषयों के ऊपर विधायन करने का अधिकार है, बल्कि विशिष्ट परिस्थितियां जिनमें भारत की संसद राज्य सूची के विषयों के ऊपर भी विधायन कर सकती है। उसमें सबसे फर्स्ट है, नंबर 1 है, राज्यसभा अगर किसी विषय को 2/3 बहुमत से राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे तो उस राज्य सूची के विषय के ऊपर 1 वर्ष के लिए विधायन करने का कार्य, उसके ऊपर बिल पास करने का अधिकार भारत की संसद के पास आ जाता है। उसी प्रकार अगर अनुच्छेद 352 आर्टिकल 352 के अनुसार देश में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है तो उस समय राज्य सूची के विषयों के ऊपर विधायन करने का अधिकार भारत की संसद के पास चला जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि उस समय राज्य की विधानसभा कानून पास नहीं कर सकती, राज्य की विधानसभा भी कानून पास कर सकती हैं, लेकिन भारत की संसद भी राज्य सूची के विषय के ऊपर कानून पास कर सकती है। और अगर संसद के द्वारा पास किए गए कानून और राज्य की विधानसभा के द्वारा पास किए गए कानून में मतभेद है तो संसद के द्वारा पास किया गया कानून लागू होगा, चाहे भले वो राज्य सूची का विषय क्यों ना हो। विशेष अनुरोध, अगर 2 या 2 से अधिक राज्य किसी राज्य सूची के विषय के ऊपर विशिष्ट रूप से केंद्रीय सरकार से अनुरोध करें तो भारतीय संसद उन 2 राज्यों के लिए या उन 2 से अधिक राज्यों के लिए उस राज्य सूची के विषय के ऊपर विधायन कर सकती हैं, बिल पास कर सकती हैं, कानून बना सकती हैं, और वो उन 2 राज्यों के ऊपर या उनसे अधिक राज्यों के ऊपर लागू हो सकता है। इंटरनेशनल एग्रीमेंट, अगर भारत की सरकार किसी ऐसे विषय के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई संधि करती है या कोई समझौता करती है और वो विषय राज्य सूची का है तो उसके ऊपर विधायन करने का, बिल पास करने का अधिकार भारत की संसद के पास चला जाएगा और भारत की संसद उसके ऊपर कानून पास कर सकती है। अनुच्छेद 356, अगर अनुच्छेद 356 के अनुसार, आर्टिकल 356 के अनुसार अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए तो उस मामले पर उस समय राज्य सूची के, उस राज्य से संबंधित राज्य सूची के विषयों के ऊपर विधि बनाने का अधिकार भारत की संसद के पास चला जाता है। राज्य की विधानसभा को निलंबित किया जा सकता है और उस समय भारत की संसद विधि का निर्माण करेगी। और इस प्रकार जो भारत की संसद जो कानून पास करेगी वो अगर जब तक विधानसभा, अगली जो विधानसभा नई चुन कर आती है उस राज्य सूची के विषय के पर जिसमें भारतीय संसद ने कानून पास किया है, अगर वो राज्य की विधानसभा उसमें अमेंड नहीं करती है तो वो कानून राज्य में कंटिन्यू लागू रहेगा, यानी उसकी कोई समय सीमा नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो स्टेट के लेजिस्लेशन है, उसको कंट्रोल भी करती है। राज्य सूची के विषयों के ऊपर जो राज्यों की सरकारों का, राज्यों के विधानमंडल का जो विधान बनाने का अधिकार है वो उसके ऊपर भी नियंत्रण करने का कार्य केंद्रीय सरकार करती है। कि बहुत सारे मामलों में राज्य सूची के जो विषयों के ऊपर राज्यपाल राष्ट्रपति की विशेष स्वीकृति के लिए रख सकता है। अगर राज्य की विधानसभा ने कोई बिल पास किया है और उस राज्य के राज्यपाल को ये लगता है कि इस विषय के ऊपर केंद्रीय सरकार के द्वारा विचार किया जाना चाहिए तो उस राज्यपाल उस बिल को तुरंत स्वीकृति देने की बजाय उसको केंद्रीय सरकार के पास यानी भारत के राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजता है और उसको स्वीकृति देने से में विलंब कर सकता है और भारत सरकार उसके ऊपर विचार करेगी कि उसको स्वीकृति दे या ना दे। पूर्व स्वीकृति, अगर व्यापार और वाणिज्य में बाधा उत्पन्न करने वाला कोई विधेयक है जिससे कोई प्रतिबंध लगाए जाते हैं व्यापार में, वाणिज्य, क्योंकि भारत सरकार का उत्तरदायित्व है कि संपूर्ण देश के अंदर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करे।
तो ऐसा कोई बिल है जो राज्य की विधानसभा में पेश किया जाना है और जिसे व्यापार और वाणिज्य में कोई बाधा पहुंचती है, बाधित करने का कार्य करता है, तो राज्य का राज्यपाल उस बिल को केंद्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति के लिए रखवा सकता है। यानी उसका वो बिल सिर्फ केंद्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति से ही राज्य के विधानमंडल में पेश किया जा सकता है, वरना नहीं किया जा सकता। आपातकाल, अगर राज्य में आपातकाल लागू कर दिया गया है तो जो धन विधेयक हैं उनके ऊपर भी स्वीकृति सेंट्रल गवर्नमेंट से ली जानी आवश्यक हो जाती है। अगर राज्य की विधानसभा ने धन विधेयक पास भी कर दिया है तब भी उसे स्वीकृति के लिए, अंतिम रूप से स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा और जब केंद्र सरकार की, संघीय सरकार की उसके ऊपर स्वीकृति मिल जाएगी तब वो राज्य में लागू हो पाएगा। तो इस प्रकार जो भारत में संघीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है, लेकिन जो संघ की सरकार है उसको काफ़ी मजबूत बनाया गया है और संघ न केवल सामान्य परिस्थितियों में राज्यों पर प्रभाव रखता है और बल्कि विशिष्ट परिस्थितियों में संघ की सरकार के पास विशिष्ट शक्तियां आ जाती हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस के संघ सरकार और राज्य सरकारों के बीच प्रशासनिक संबंध, इसका जो प्रमुख रूप से भारत के संविधान में जो प्रोविजन किया गया है वो भाग 11 आर्टिकल 256 टू आर्टिकल 263 अनुच्छेद 256 से 263 तक भारत के संविधान में केंद्र सरकार और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंधों का वर्णन किया गया है। इसमें प्रमुख रूप से ये राज्यों का दायित्व है कि वो अपने कार्यपालन इस तरह से करें कि संघ के कार्यपालन में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न न हो। इसके साथ साथ सभी राज्य सरकारों के लिए अनिवार्य है कि वो संघ के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करेंगे। अनुच्छेद 365 इस बारे में विशेष रूप से वर्णन करता है कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों को कोई निर्देश जारी कर सकती है और राज्य सरकारों के लिए केंद्र के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। अगर कोई अनुच्छेद 365 के अनुसार कोई राज्य सरकार और अनुच्छेद 355 के अनुसार अगर कोई राज्य सरकार संघ के दिए गए निर्देशों का पालन करने में असमर्थ रहती है या उनका पालन नहीं करती है तो ये माना जाएगा कि उस राज्य का जो प्रशासन है वो संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा और उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। इसी प्रकार केंद्र सरकार राज्यों को उस राज्य में जो राष्ट्रीय महत्व के रक्षा मामलों के जो संचार के साधन हैं, संचार के साधनों में न केवल डाक तार बल्कि रेलवे और अन्य रिसोर्सेज जिससे देश की सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित होती है वो सारे साधन आ जाते हैं। इसके साथ साथ केंद्र सरकार राज्य में रेलवे की जो संपत्ति है, रेलवे लाइन, उनकी सुरक्षा के लिए विशेष निर्देश जारी कर सकती है। उस राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकारों को कोई भी निर्देश जारी कर सकती है। इसी प्रकार उस राज्य में रहने वाली अनुसूचित जाति जनजातियों के विशिष्ट हितों की रक्षा के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकारों को विशेष निर्देश जारी कर सकती है और उन सभी आदेशों का पालन करना राज्य सरकारों के लिए अनिवार्य होता है। भारत में जो संघात्मक शासन प्रणाली की स्थापना की गई है वो केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग के ऊपर निर्भर करती है। यानी भारत में एक तरह से सहयोगी संघवाद की स्थापना की गई है। यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकारें न केवल अपने अपने क्षेत्र में कार्य करती हैं बल्कि आपस में एक दूसरे के साथ सहयोग से कार्य करती हैं। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल भी बहुत सारे प्रोविजंस हैं उनका इस्तेमाल करके केंद्र सरकार राज्य सरकारों पर अपना प्रभाव बनाए रखती है। इसके साथ साथ भारत के संविधान में भी ऐसे कई और भी प्रोविजन हैं। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद से संबंधित कोई भी जो अगर 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद है तो केंद्र सरकार उसमें एक पंच की भूमिका में होती है और कोई भी न्याय निर्णय कर सकती है। उसी प्रकार अनुच्छेद 263 और इंटरस्टेट जो काउंसिल्स हैं उनकी स्थापना अंतर्राज्यीय परिषद के माध्यम से भी राज्यों के साथ सहयोग और उन राज्यों के बीच में समन्वय स्थापित करने का प्रयास केंद्र सरकार करती है। उसी प्रकार व्यापार और वाणिज्य के लिए विशिष्ट प्राधिकरण की गठन कर सकती है केंद्र सरकार, जिसमें सभी राज्यों के बीच में सहयोग, व्यापार में सहयोग को बढ़ावा मिले। इसी प्रकार जैसे जीएसटी काउंसिल, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के लिए विशिष्ट काउंसिल स्थापित की गई है जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ साथ सभी राज्यों के वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री उन सबको शामिल किया गया है। प्रशासनिक संबंधों में आगे हैं अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाओं में आईएएस, आईपीएस और अब आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस 3 प्रमुख सेवाएं हैं जिनकी नियुक्ति, उनकी ट्रेनिंग, उनका प्रशिक्षण देने का कार्य संघ की सरकार के द्वारा किया जाता है। लेकिन ये दोनों ही सरकारों में काम करते हैं। एक तरह से प्रशासनिक जो सेवाएं हैं संघ के सरकार के एक प्रमुख नियंत्रक के रूप में कार्य करती हैं और सभी राज्यों के ऊपर संघ की सरकार का नियंत्रण बना रहता है। राज्यों में प्रमुख रूप से 2 सेवाएं, एक राज्य स्तर की सेवाएं भी होती हैं, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी भी काम करते हैं और वही अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी बाद में संघ सरकार में भी कार्य
करते हैं। एकीकृत न्याय व्यवस्था। भारत में संघात्मक शासन प्रणाली होने के बावजूद जो न्याय व्यवस्था है वो एकीकृत है, यानी एकीकृत न्यायपालिका की स्थापना की गई है। जो न्यायपालिका न केवल संघीय कानूनों को लागू करती है बल्कि वो राज्य कानूनों को भी लागू करती है। आपातकालीन अवधि में संबंध। इमरजेंसी ड्यूरिंग इमरजेंसी, रिलेशंस ड्यूरिंग इमरजेंसी। जब देश में आपातकाल लागू कर दिया जाता है तो केंद्र सरकार और संघ के सरकार के आपस में संबंध, उसमें संघ की सरकार और ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती है और जो अधिक राज्य सरकारों के निर्देश जारी करने तक संघ की शक्ति का विस्तार हो जाता है। यहाँ तक कि राज्य सूची के विषयों के ऊपर संघ की सरकार को कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है, निर्देश जारी कर सकती है। और अगर कोई राज्य की सरकार केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन नहीं करती है तो उस राज्य सरकार को बर्खास्त भी किया जा सकता है, उस राज्य में राष्ट्रपति शासन भी लागू किया जा सकता है। अनुच्छेद 356 के अनुसार 352 के अनुसार प्रमुख रूप से प्रोविजन जो किए गए हैं, युद्ध अगर या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र अगर कोई विद्रोह है तो देश में इमरजेंसी की घोषणा की जा सकती है और जो देश का संघात्मक ढांचा एकात्मक में बदल जाता है। संघ के जो प्रशासनिक अधिकारियों तक को राज्य में नियुक्त करके विशिष्ट अधिकारियों की नियुक्ति की जा सकती है जो सीधे रूप में राज्य के प्रशासन को संभालने का कार्य या संघ की सरकार के निर्देशों के अनुसार चलाने का कार्य करते हैं। दूसरा अनुच्छेद 356, अगर अनुच्छेद 356 के अनुसार अगर कोई राज्य का जो सरकार है वो संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलने में असफल रहती है तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है और राज्य का राज्यपाल वास्तविक कार्यपालक के रूप में राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में कार्य करता है। उस दौरान वो वास्तविक कार्यपालिका के रूप में कार्य करता है और उसके सहयोगी अधिकारियों की नियुक्ति संघ के सरकार के द्वारा की जा सकती है। संघ सरकार और राज्य सरकारों के बीच में वित्तीय संबंध, फाइनेंशियल रिलेशंस बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। जो वित्तीय संबंधों का जो वर्णन किया गया है भारत में जो संघात्मक शासन प्रणाली में संघ और राज्य सरकारों के बीच, इसका जो वर्णन किया गया वो भारत के संविधान के भाग 12 में किया गया है और इसके लिए जो आर्टिकल हैं, इसके लिए जो अनुच्छेद हैं वो अनुच्छेद 268 से लेकर 292 तक में इसका वर्णन किया गया है। 292 और एक और एक्स्ट्रा पेंड कर दिया गया 293, अनुच्छेद 293 तक में इसके वर्णन किया गया है। तो वित्तीय मामलों में जो संघीय सूची के जो विषय हैं उनमें जो 13 विषय हैं उनके ऊपर संघ की सरकार टैक्सेशन करती है, करारोपण करती है और राज्य सूची के 18 विषयों के ऊपर प्रमुख रूप से राज्य का जो विधानमंडल है वो करारोपण कार्य करता है। जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 101 और अमेंडमेंट एक्ट 2016 के बाद जो जीएसटी के प्रोविजंस भारत के संघात्मक शासन प्रणाली में किया गया है, जो वित्तीय मामलों में किया गया है, उसके बाद से जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच जो राजस्व जो बंटवारे का जो सिद्धांत है, जो सिस्टम है, उसमें आमूलचूल परिवर्तन आया है। इसके साथ साथ अनुच्छेद 280 के अनुसार एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच राजस्व का जो बंटवारा है, रेवेन्यू जो कलेक्शन है और डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके बारे में फार्मूला निर्धारित करने का कार्य करता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो टैक्स रिवेन्यूज हैं, जो 80वें जो संविधान संशोधन 2000 में जो किया गया और जो 10वें वित्त आयोग की जो सिफारिश है उसके अनुसार ये फैसला किया गया कि जो कुल जो रिवेन्यू जो कलेक्शन हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसका 29% स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाएगा। और 101 में जो संविधान संशोधन है 2016 का, उसके अंदर जो जीएसटी का प्रोविजन किया गया है, उसके बाद से प्रमुख रूप से जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो वित्तीय संबंध हैं वो इस प्रकार से हम बता सकते हैं। टैक्सेस, आर्टिकल 268, टैक्सेस लेवीज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट्स गवर्नमेंट। इसमें स्टाम्प ड्यूटी, इंश्योरेंस प्रमुख रूप से आते हैं। ये जो टैक्सेस हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लेवी किए जाते हैं, लगाए जाते हैं। कलेक्शन उनको इकट्ठा किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा और स्टेट गवर्नमेंट उनको खर्च करती है। ये आर्टिकल 268 के अनुसार प्रमुख रूप से इसमें है स्टैंप ड्यूटी, शेयर से जो इनकम होती है, शेयर एक्सचेंज किए जाते हैं, इंश्योरेंस से जो इनकम होती है, और भी कई सब्जेक्ट्स इसमें शामिल हैं। आर्टिकल 269, टैक्सेस लेविड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर बट असाइंड टू द स्टेट गवर्नमेंट। यानी वो टैक्सेस जो लगाए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जाते हैं, इकट्ठे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को दे दिए जाते हैं। इसमें इंटरस्टेट जीएसटी, अंतरराज्य गुड्स एंड सर्विस टैक्स लेविड ऑन परचेज ऑफ गुड्स एक्सेप्ट न्यूज़पेपर, या न्यूज़पेपर को छोड़कर जो इंटरस्टेट ट्रेड होता है और उसके ऊपर जो जीएसटी लगाई जाती है, जो परचेजिंग होती है गुड्स की, न्यूज़पेपर को छोड़ के वो जो सारे टैक्सेस हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जाते हैं, इकट्ठे किए जाते हैं और स्टेट गवर्नमेंट को दे दिए जाते हैं, न्यूज़पेपर को छोड़ के। टैक्सेस ऑन द कंसाइनमेंट्स ऑफ द गुड्स, और इसमें जो कंसाइनमेंट्स हैं ना गुड्स की, उनके ऊपर जो टैक्स लगाए जाते हैं वो भी स्टेट गवर्नमेंट को दे दिए जाते हैं।
आर्टिकल 269A लेवी एंड कलेक्टेड ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड ऑन और कॉमर्स, जो इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स के ऊपर जो टैक्स लगाया गया, कलेक्ट किया गया। जीएसटी ऑन सप्लाईज इन द कोर्सेज ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड लेविड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर बट डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एज पर जीएसटी काउंसिल, यानी जीएसटी काउंसिल जो प्रोविजन करे उसके अनुसार कुछ टैक्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जाए, कलेक्ट किए जाएं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में उनको डिवीजन कर दिया जाता है, वो सारे टैक्सेज आते हैं। आर्टिकल 270 अनुच्छेद 270 टैक्सेज लेविड एंड कलेक्टेड बाय सेंटर बट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन दी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, वो टैक्सेस जो लगाए और इकट्ठे किए गए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में जिनको बांट दिया जाता है। और इसमें जो टैक्सेस आते हैं वो जो यूनियन लिस्ट के जो 13 विषय हैं जिनके ऊपर टैक्स इकट्ठे किए जाते हैं, वो सारे के सारे टैक्सेस इसमें आ जाएंगे। आर्टिकल 271 सरचार्ज ऑन कस्टम टैक्स ड्यूटीज फॉर द पर्पज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट गो टू द सेंटर, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएंगे। जो सरचार्जेज हैं, कुछ जो टैक्सेस के ऊपर जो सरचार्ज लगाए गए हैं उनके ऊपर जो अधिकार होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। टैक्सेस लेविड एंड कलेक्टेड एंड रिटेन्ड बाय द स्टेट्स, और उसके बाद में जो राज्य सूची के जो विषय हैं उनके ऊपर जो 18 सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर जो टैक्स लगाए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जाते हैं और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही उनको खर्च किया जाता है। इसमें 18 विषय आ जाते हैं, प्रमुख रूप से लैंड रेवेन्यू, एग्रीकल्चर टैक्स, कंजम्पशंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, कंजम्पशंस एंड प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल और सेल्स ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के ऊपर जो टैक्स लगता है स्टेट टैक्स, स्टेट जीएसटी, वो सारा का सारा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है और स्टेट गवर्नमेंट ही उसको कलेक्ट करती है और उसको कंज्यूम करती है। तो यानी भारत का संविधान न केवल संघ और राज्य सरकारों के बीच में विधायी संबंधों का निर्धारण करता है, प्रशासनिक संबंधों का निर्धारण करता है, इसके साथ साथ वित्तीय संबंधों का भी निर्धारण करता है। हालांकि जो रिसोर्सेज के मामले में जो संघ सरकार है वो ज़्यादा प्रभावशाली है राज्य सरकारों की अपेक्षा, और इसके पीछे जो प्रमुख रूप से जो कारण रहा है वो ऐतिहासिक कारण रहा है। इसी के आधार पर केंद्र सरकार को ज़्यादा मजबूत बनाया गया है राज्य सरकारों की अपेक्षा, ताकि देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित किया जा सके। थैंक यू।